हिंदी कहानियों के चैनल में आज सुनिए कहानी धूल के गुबार में एक एहसास। कहानी लिखी है हिंदी की सुप्रतिष्ठित लेखिका प्रमिला वर्मा जी ने। तो शुरू करें कहानी धूल के गुबार में एक एहसास। ये बस के पिछले पहियों से उठे धुएं के बगुले हैं या उन तमाम दिनों की सीली जिंदगी का थमा हुआ घना धुआं। जब सुबोध आईएएस की परीक्षा की तैयारी के लिए गांव गया था, गर्मियों की उमस भरी शाम को छत पर ढेर सा पानी सींचकर माया उसे ठंडा बना देती और घर के कामकाज में उलझ जाती। वो किताबों में सिर खपाता रहता, पढ़ते पढ़ते ऊब जाता तो माया की नज़दीकी पाने का ख्याल जुनून सा हावी हो जाता। माया सब काम निपटाकर पल्लू से गीले हाथ पोंछती पास आकर खड़ी हो जाती। बड़ी देर करती हो, क्या करती रहती हो इतनी देर तक? वो पूछता। माया इत्मीनान की सांस ले उसके पैरों पर धीरे धीरे हाथ फिराते हुए कहती, ढेरों काम, खाना चौका दूध दही निपटाते उषा को अम्मा जी के पास सुलाते इतना समय तो हो ही जाता है। इतनी देर में तुम पढ़ भी तो लेते हो इतना सारा। माया पांव दबाती रहती और सुबोध उसे निहारता रहता स्नेहिल निगाहों से। फिर वे दोनों खो जाते भविष्य के ढेरों सपनों में। गर्मियों की तारों भरी रात निरभ्र आकाश में गहराती रहती, चमेली महकती रहती। सुबोध का सपना आईएएस ऑफिसर बनकर शहर में ही रहने का है। लगन का पक्का है सुबोध, जो सोचता है कर डालता है। बीबी भी गऊ है, समर्पिता, अतः किसी भी प्रकार के अवरोध की गुंजाइश न थी। माया को वो आसमान की ऊंचाइयों तक पेंगे भरवाता और कहता जाता, फिर देखना माया, रानी बनकर रहोगी तुम, उषा को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएंगे। और शरारती अंदाज में माया के गर्भ में पल रहे नए मेहमान की ओर संकेत करते हुए बोला, ये जो महाशय आ रहे हैं ना, इन्हें तो अपनी तरह ऑफिसर बनाऊंगा। सुबोध ने बड़े प्यार से उसे स्पर्श किया। माया शर्मा गई। क्या करते हो? माया 9वीं पास थी। गाँवों में लड़की का इतना पढ़ लेना भी काफ़ी माना जाता है, सो पढ़े लिखों में गिनती थी उसकी। घर की सबसे बड़ी लड़की थी। 15 साल की उम्र में ही खूब धूमधाम से ब्याह दी गई। संयुक्त परिवार, ससुर और सुबोध के चाचा का परिवार साथ ही रहता था। ऊंचे दालानों वाला 2 मंजिला मकान, खेत बाग बगीचे गाय, खाते पीते घर के लायक सब कुछ था। माया सुबह से उठ जाती, ग्वाले के दूध धो के लाते ही चौके चूल्हे का काम शुरू हो जाता। सबके लिए नाश्ता चाय दूध, फिर दोपहर के भोजन की तैयारी। दोपहर को जरा सा फुर्सत पाती तो बीनना चुनना बड़ी पापड़ अचार में दोपहर ढल जाती। जब तक आंगन में लगे नीम कचनार के पेड़ों से पीले पत्ते झड़ चुके होते। सूरज अस्त होते ही पश्चिम में ढेर सी लाली बिखेर देता। ससुर कभी कभी झल्लाते, अरे कभी कोई और ही आंगन झाड़ बुहाड़ दिया करो, करे तो बहू बस वही। और दूसरे दिन सरे शाम आंगन झड़ जाता। ससुर की खटिया पर सफ़ेद चादर बिछ जाती। घर के सभी सदस्य बहू की मुस्तैदी से अवाक थे। नन्ही नाजुक सी जान और ढेरों काम, पर उफ तक नहीं। माया के लिए सुबोध का हर कथन आदेश था। इतना निश्चल समर्पित प्रेम तो कहीं देखा नहीं अब तक। उसका ये रूप कभी तो बहुत आकृष्ट करता सुबोध को और कभी पूजा बनकर मन को विचलित कर देता। उसका पुरुषत्व मानो गुहार लगाता, जीवन संगनी अथवा दासी। पति के किस रूप की वो सराहना करे। माया के अंदर दास्य भाव अधिक था। न जाने कितने व्रत पूजा अर्चना और मन्नत की थी माया ने सुबोध के आईएएस ऑफिसर बन जाने की। सुबोध के सपने की सार्थकता में ही माया का सुख है। पति राज करेगा तो पत्नी खुद ब खुद राजपाट संभालेगी। कभी सुबोध कहता, जब हम शहर चलकर रहेंगे तुम बाकायदा आधुनिक व आकर्षक कपड़े पहनना, 5 गज की साड़ी लपेटे रहती हो। तो वो हंस देती, तो आपकी पसंद शहरी है, देखना कहीं किसी शहरी बाला के चक्कर में मुझ बेपढ़ी लिखी को भूल न जाना। सुबोध लपक कर माया के मुंह पर हथेली रख देता, ऐसा न कहो, कहीं पढ़ाई लिखाई या अफसर बनने से रिश्ते टूटते हैं। तुम तो मेरी सांसों में बसी हो। फिर मुस्कुराते हुए जुमले जोड़ता, लेकिन सांसों को चाहिए सुगंध, तब मन खुश रहता है। तुम्हारे कपड़ों से घरेलू गंध आती है, गोबर प्याज लहसुन और मसालों की। कपड़े क्यों नहीं बदल कर आती हो तुम? माया लज्जित सी हो जाती। चाहती तो वो भी थी कि सुबोध के पास तरोताज़ा होकर बैठे, पर दूसरे कपड़े लाए कहाँ से जब तक सुबोध कमाने न लगे। वैसे माया सुंदर है, गोरा रंग सुडौल भोला भाला नैन नक्श, जो भी पहनती है खिल उठता है उस पर। पढ़ाई का भी बहुत शौक था उसे।
गजब की पकड़ थी उसकी। जो भी अंग्रेजी शब्दों का सुबोध प्रयोग करता माया तुरंत करने लगती। समय ने करवट ली। माया के जीवन में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। सुबोध का आईएएस का रिजल्ट, शानदार नौकरी, बंगला, जीप और बेटे उदित का जन्म। माया ने मानो आसमान समेट लिया हो आंचल में। ससुर ने पूरे गांव में लड्डू बंटवाए, सत्यनारायण की कथा करवाई। गांव के लोग उन लोगों से रश्क करते। एक साथ बेटे का शहर में अफसर पद और पोते का आगमन। बहू तो साक्षात लक्ष्मी निकली। और माया मंद मंद मुस्कुराती, सोचती पति का सपना साकार हो गया। अब वो भी शहर जाकर रहेगी। उषा और उदित अच्छे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ेंगे। नौकर चाकर, गाड़ी बंगला सब है, बताते हैं। वो सोचने लगी तो दिन भर क्या करूँगी। पहली सर्दी तो स्वेटरों को बुनने में बीत जाएगी। गर्मियों में सुबोध मसूरी घुमा लाने की बात कह रहे थे। फिर नाते रिश्ते वालों का आना जाना फुर्सत ही कहाँ मिलेगी। सुबोध के बॉस थे नारायण प्रसाद श्रीवास्तव। उनकी इकलौती बेटी दीप्ति बेहद लाडली थी, सुंदर भी थी और आधुनिक तौर तरीकों से पली बढ़ी। वो अक्सर सुबोध के साथ घूमने निकल जाती। दोनों के बंगले एक ही कैंपस में थे। संकोचवश सुबोध मना भी नहीं कर पाता। होटल, क्लब, सिनेमा के साथ साथ घंटों सुबोध के साथ रमी खेलना, यह सिलसिला महीनों चलता रहा। एक दिन मौका देख श्रीवास्तव जी ने सुबोध से कहा, सुबोध, दीप्ति मेरी इकलौती लाडली बेटी है। उसकी इच्छा मेरे लिए पत्थर की लकीर है। मैं सारी दुनिया को उसके लिए दांव पर लगा सकता हूँ। जी। सुबोध कुछ समझा नहीं, तो बस इतना ही कहा उसने। और वो नादान तुम्हें चाहने लगी है और तुमसे शादी करना चाहती है। जी। सुबोध हैरत से उनकी ओर देखने लगा। मैं जानता हूँ तुम शादीशुदा हो, 2 बच्चों के पिता हो, पर मैं दीप्ति के लिए मजबूर हूँ। और फिर ऐसा हो जाता है अक्सर। तुम अपनी उस गांव की पत्नी को वहीं रहने दो और यहाँ दीप्ति के साथ अपना घर बसा लो। अपना परिवेश तो देखो, उच्च सोसाइटी में तुम्हारा उठना बैठना है। कहाँ रखोगे उस ग्रामीण पत्नी को अपने साथ। सुबोध तिलमिला गया, लेकिन अपने से कई पद सीनियर ऑफिसर के सामने नॉर्मल होने का नाटक करता रहा। और फिर कानून भी कुछ नहीं कर सकता जब तक पहली बीवी आपत्ति न करे। और तुम्हारी पत्नी में इतनी होशियारी होगी नहीं, क्यों? जी, बहुत सीधी है माया। माया के इसी सीधेपन को सोच सोच वो 10 दिनों का अवकाश ले कमरे में बंद रहा। एक और माया थी और दूसरी ओर बहुप्रतीक्षित उच्च पद की नौकरी। किसे छोड़े और किसे अपनाए। क्या भविष्य में फिर ये पद मिलेगा? नौकरी क्या आसानी से मिलती है? बिरादरी वाले तो यही चाहते थे कि खेतों में हल चलाता रहे। सोचते सोचते पूरी रात बीत गई। सुबह उठा तो एक नया निश्चय था। ठीक है, वो दीप्ति से विवाह करेगा और माया को गांव में रखेगा। साल में 2-3 चक्कर गांव के लगा लिया करेगा। बेकार में भावनाओं में बहकर क्यों अपना भविष्य बिगाड़े। और फिर माया के सुख दुख में साथ देने का बीड़ा भी तो उठा रखा है उसने। दीप्ति से विवाह के 5-6 महीने तो यूं गुजर गए जैसे दिनों को पंख लग गए हैं। घूमना, हनीमून, शॉपिंग, इन सब के बीच माया जरा भी याद ना आई। सुबोध को एक अलग सी दुनिया का एहसास हो रहा था। शादी के बाद इतना सुख भी मिलेगा उसने सोचा तक न था। गांव की जिंदगी सचमुच फीकी, उद्देश्यहीन थी। किंतु मन के किसी कोने में माया भी बसी थी। सो सुबोध को एक दिन अचानक एहसास हुआ कि वो माया के प्रति अन्याय कर रहा है। वो सीधी सादी औरत उसकी प्रतीक्षा में दिन काट रही है और वो है कि तुरंत जीप निकाली, 10 दिन की छुट्टी ली और गांव चला आया। माया उसे दरवाजे की आड़ से शर्माई से खड़ी देखती रही। वो अम्मा बाबूजी से बात करता रहा। अपनी शादी की भनक भी न लगने दी उन्हें। बाबूजी की जिद थी, बहू को ले जाओ, यहाँ पड़ी पड़ी उगती है। उषा और उदित की पढ़ाई भी बेतरतीब हो रही है। उदित भी 3 साल का हो गया। स्कूल जाने लायक उम्र तो उसकी भी हो गई है। पर सुबोध अच्छी तरह सेटल हो जाने के बाद ले जाने की रट लगाए रहा। माया ने सुना तो उदास हो गई। आप सेटल हो तो गए हैं ना, गाड़ी बंगला सब तो है, हमें ले चलिए, इधर मन नहीं लगता। बस थोड़ा सब्र और कर लो, जल्दी ही बुलाऊंगा। माया मन महसूस कर रह गई। फिर सोचा होगी कोई वजह जो नहीं ले जा पा रहे हैं। जैसे इधर वो अकेली उनके लिए तड़पती है, वो भी तो उधर उसके लिए तड़पते होंगे। और वो मन को तसल्ली दे सुबोध का मनपसंद भोजन तैयार करने लगी। 10 दिन यूँ आरती के कपूर की तरह उड़ गए। जाते वक्त माया ने इतना बार कहा, आपने तो उषा और उदित को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने को कहा था। हाँ, पढ़ाऊँगा ना, सुबोध ने नज़रें चुराते हुए कहा और झट से जीप स्टार्ट कर दी। नुक्कड़ से जीप मोड़ते ही उसने देखा
बेबस उदास माया दरवाजे पर खड़ी है। सुबोध ने गौर किया, वो पीली और दुबली भी दिख रही है। उषा जीप पर चढ़ गई। बाद में उषा जीप के पीछे दौड़ी। कुछ कदम उदित भी दौड़ा। उसने दोनों बच्चों के हाथ में 10-10 रुपए का नोट पकड़ा दिया। साल भर के अंदर ही सुबोध और दीप्ति की शादी की खबर गांव पहुंच गई। बाबूजी सदमा सहन नहीं कर पाए। जो बिस्तर पर गिरे तो उठ ही नहीं पाए। सुबोध चाह कर भी गांव नहीं गया। जाता तो मात्र हिकारत ही उसके हिस्से में आती। चाचा ने उसे धमकी भी दे डाली। बाबूजी के बाद माँ बिस्तर पर आ लगीं। उन्होंने 6 माह बीमारी और सदमा भोगा। वे भी चल बसीं। माया का संसार सूना हो गया था। अब वो चाचा चाची की दया पर जीवित थी। उषा को गांव के प्राइमरी स्कूल में चाचा ने डलवा दिया था। उदित भी वहीं जाने लगा। माया ने इसे अपनी नियति मान लिया था। मन में विचार जरूर आता था कि उसकी किस कमी से सुबोध ने उसे ठुकरा दिया। सुबोध ने जैसा चाहा वैसा माया करती रही। कभी कुछ नहीं बोली, किसी बात का विरोध नहीं किया उसने। सुबोध की इस हरकत से वो एकदम टूट चुकी थी। नहीं जानती किस पल उसने सुबोध का दिल तोड़ा, जो ये उसे सब देखना पड़ रहा है। सुबोध कहते तो क्या वो शहरी रहन सहन नहीं सीख लेती? और क्या गांव के लोग क्या बिल्कुल बेशऊर ही होते हैं? चाचा चाची के घर का काम करते, सारे घर की हाड़ तोड़ सेवा करते कई माह गुजर गए। एक दिन चाचा ने आओ देखा न ताओ तीनों को बस में बैठाया और सुबोध के घर ला पटका। माया तब तेज बुखार से तप रही थी। माया की बीमारी और खांसी ने भी चाचा को चिड़चिड़ा कर दिया था। चाचा के कॉलबेल बजाते ही दीप्ति सुंदर सी काली लाल मैक्सी में मेहंदी रचे कटे बालों को झुलाती आई। द्वार पर अजनबियों को पा प्रशंसा किया। कहिए, कहाँ है सुबोधवा? 2 बच्चे वहाँ हमारी जान लेने को पैदा कर रखे थे और इधर के ठाठ तो देखो, अपनी माँ को फूंकने भी नहीं आया, ठाठ से जी रहा है पट्ठा। सुबोध तब तक उठाया था। माया और बच्चों को सामने देख अचकचा गया। चाचा के पैर छूने को हाथ बढ़ाया तो पैर पीछे हट गए। चाचा गुस्से में खड़े रहे। खाना नाश्ता क्या पानी तक नहीं पिया उन्होंने उस घर का। बेडरूम से गोल मटोल गुड़िया सी लड़की को झांकते पा आंखें तरेरी उन्होंने। लड़की भी पैदा कर ली? 7 पुश्तों का सर झुकाया है तूने। हमारे खानदान में ये गुल किसी ने नहीं खिलाया था। अब संभालो अपने इन 3 मनहूसों को। क्या चाचा के सर पर जिंदगी भर बैठाओगे? और समझ लेना बरखुरधार, खेती जमीन में कभी हिस्से की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चाचा उल्टे पैर वापस हो लिए। बच्चे और माया ठंड से ठिठुरते से नीचे कालीन पर बैठे रहे। माया को लगा दीप्ति उससे बहन सा बर्ताव करेगी, कुशल क्षेम पूछेगी, सुबोध खुश होंगे, बच्चों की रौनक से घर भर जाएगा। पर सबको जैसे सांप सूंघ गया था। दीप्ति तो सामने आई ही नहीं। सुबोध खामोश सोफे पर बैठे रहे। नौकर थोड़ी देर में चाय नाश्ता ले आया। बच्चे कालीन पर ही सहमे से बैठे खाते रहे और पिता का वैभव देखते रहे। माया सोचती रही, क्या इस वैभव में उसके लिए कोना भी मौजूद नहीं है? सुबोध अंदर गया तो दीप्ति और उसकी तेज तेज स्वरों में लड़ने की आवाज़ें आने लगीं। काफ़ी देर तक दोनों एक दूसरे पर क्रोध करते रहे। पीछे सर्वेंट क्वार्टर है, वहीं ठहरा दो तीनों को। यहाँ रिश्ते नाते पता न लगे, नहीं तो सोसाइटी में मेरी नाक कट जाएगी। आफ्टर ऑल माया मेरी बीबी है, कुछ तो सोचो। और मैं क्या उठाईगीर हूँ? तुम्हारी बेटी की बाकायदा माँ हूँ मैं। सुबोध हारे हुए जुआरी सा बाहर निकला और उनके सामान सहित तीनों को क्वार्टर में छोड़ आया। ये सामान वो नौकरों से उठवाता भी कैसे? टीन के टूटे बक्से और कनस्तर ही तो था सामान के नाम पर। माया के मन में अब भी उम्मीद की किरण थी कि सब ठीक हो जाएगा। वो तो दीप्ति के साथ आराम से रह लेगी, नन्ही मुनिया को भी संभाल लेगी। और कराहते हुए माया खाट पर लेट गई। बुखार अब भी था। सुबोध क्रोसिन और बिस्किट दे गया था। माया सारे दिन क्वार्टर में अकेली पड़ी रही। उसकी खोज खबर लेने ना दीप्ति आई, ना ही मुनिया और ना ही नौकर चाकर। बच्चे जरूर कालीन जैसी घास पर लौट आए थे। उषा बड़ी हो रही थी, सब कुछ समझती थी, पर चुप थी। उदित के सैकड़ों सवालों का जवाब माया के पास न था। रात को सुबोध आया। उस समय माया को खांसी का अटैक सा आ रहा था। ये खांसी कब से है? सुबोध ने पूछा। बहुत समय से, माया ने टूटी आवाज़ में कहा। कल डॉक्टर के पास चलना। नहीं, अब कोई फ़ायदा नहीं। अब तुम सिर्फ बच्चों को संभाल लेना। अपने बेटे को अपने जैसा ऑफिसर बनाना। गांव में बच्चों की दुर्दशा हो जाएगी, वहाँ मत भेजना। थके स्वर में माया ने कहा। अब ये सेशन तो निकल चुका, अगले साल दोनों को अच्छे स्कूल में डालूंगा। सुबोध ने कहा।
सुबोध की महत्वाकांक्षा ने माया के अरमानों की बलि ले ली। क्या ये वो समझ पाएगा? वो 2 सालों से बीमार है, खांसी बुखार पीछा ही नहीं छोड़ते, न भरपेट खाना मिला न आराम, रंग गिर गया, शरीर दुबला व शक्तिहीन हो गया। फिर भी एक उम्मीद थी कि सुबोध आएगा और वो हमेशा के लिए गांव छोड़ देगी। गांव हमेशा के लिए क्या छोड़ा, जिंदगी ही छूट गई। सांस टूट टूट कर फेफड़ों तक पहुंचती। क्वार्टर में रहते हफ्ता गुजर गया। एक दिन माया की सांस उखड़ती देख उषा तेजी से बंगले की ओर दौड़ी। बाबू, अम्मा को क्या हुआ? जल्दी चलो बाबू। सुबोध तेजी से क्वार्टर की तरफ भागा। दीप्ति ने वक्त की नज़ाकत देख डॉक्टर को फ़ोन घुमा दिया। दोनों बच्चे माया के पलंग के पास खड़े थे। माया कुछ नॉर्मल हुई तो सुबोध ने उसका सिर गोद में ले लिया। बरसों बाद सुबोध का स्पर्श व नज़दीकी पा माया फूट फूट कर रोने लगी। मुझसे क्या अपराध हुआ था जो तुमने ऐसा किया? तुम कहते तो क्या मैं शहरी कपड़े नहीं पहनती, मॉडर्न नहीं बनती, अंग्रेजी नहीं पढ़ती? पर शब्द टूटने लगे। सुबोध के भी आंसू टपकने लगे। कुछ ना कहो माया, बस कुछ ना कहो। कभी कुछ नहीं कहूँगी, बस इतना वादा करो कि बच्चों को अपने पास रखकर पढ़ाओगे। सुबोध ने स्वीकृति में सिर हिलाया। माया ने सुबोध का हाथ पकड़ा। जब तक डॉक्टर कमरे में कदम रखते माया दम तोड़ चुकी थी। बच्चे हाहाकार कर उठे। अपराध बोध से सुबोध अंदर ही अंदर सुबकता रहा। बच्चों को सुबोध बंगले में ले आया। उषा रोज़ सुनती बाबू और नई माँ के झगड़े। ये भी सुनती कि वे दोनों मुनिया को बिगाड़ देंगे, जबकि मुनिया उनके पास फटकती भी नहीं थी। मुनिया नाम अम्मा का दिया था। नई माँ की जिद थी कि बच्चे गांव लौट जाएं, वहाँ उनका खर्चा पानी चाचा को भेज दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कहीं होता है? दोनों में खूब झगड़े हुए। कितने कांच के गिलास और दूसरी चीज़ें फूटी। बाबू बिना खाए पिए भूखे ही जीप लेकर चले गए। घर में किसी ने नहीं खाया। उदित भूख से खामोश रुलाई रोता रहा। रात फिर झगड़ा हुआ। बाबू ने अपना सिर दीवार पर दे मारा। भलभला कर खून निकल आया। उदित डर के मारे ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। बिस्तर अंदर थे। डर के मारे उषा अंदर गई ही नहीं। फिर किसी ने उन्हें खाने को नहीं पूछा। बाबू शराब पीते रहे। दोनों बगैर ओढ़े पेट में पैर घुसा कर सो गए। रात किसी ने कंबल उड़ाया। उषा कुनमुनाई। लगा अम्मा आई हैं, कह रही हैं बेटा लौट जाओ गांव में। उधर चाचा की डांट फटकार है, पर घर आंगन पराया नहीं है, इधर सब कुछ पराया है, तुम्हारे बाबू भी। सुबह के हल्के धुंधुलके में सुबोध हड़बड़ा कर उठा। रात की सारी घटना आंखों में बिजली के बल्ब सी जल उठी। याद आया बच्चों ने तो कुछ खाया ही नहीं होगा। भागकर ड्राइंग रूम की तरफ आया। बच्चे वहाँ नहीं थे। गेट पर आया, वॉचमैन से पूछा। सभी तरफ से नकारात्मक उत्तर पा उसके पांव तले की ज़मीन खिसक गई। शीघ्र ही जीप निकाली और बस स्टैंड की तरफ भागा। अनुमान सही निकला। दोनों बच्चे बस के बारे में पूछ रहे थे। फिर उसने उषा को उदित के साथ हाथ पकड़े गांव जाने वाली बस पर चढ़ते देखा। वो भागा। कंडक्टर उसे पहचान गया। उसने सुबोध को सलाम ठोका। सुबोध ने बस कंडक्टर को टिकट के पैसे तथा रास्ते में कुछ खिला देना कहकर कुछ और रुपए दिए। बच्चे हैरत से अपने बाबू को देख रहे थे। बच्चों ने सुबोध को उसकी परिस्थिति से उबारा था अथवा सुबोध ने बच्चों को, कोई समझ नहीं पाया। सुबोध ने जीप स्टार्ट की। बच्चों ने देखा उनके बाबू धूल की गुबार में एक एहसास मात्र बन चुके थे। अभी आप सुन रहे थे प्रमिला वर्मा जी की लिखी हुई कहानी धूल के गुबार में एक एहसास। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।